यहां पर भी उतनी ही रहने वाली है, इस डायरेक्शन यहां पर भी उतनी ही रहने वाली है, यहां पर भी उतनी ही, यहां पर भी उतनी ही, और यहां पर भी जब फाइनली गिर जाएगा तो ये जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज़ द एक्सेलरेशन इज जीरो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार स्मार्ट अचीवर्स के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट बूस्टर नाम की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम एम कर रहे हैं कि आप लोगों के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह जाते हैं, उनको हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट देकर के आपका एक रिवीजन करवाएं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में है, 9th में है, 10th में है, 12th में है, ड्रॉपर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल और ये जो लेक्चर्स है बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को मोशन इन अ प्लेन, फिजिक्स के मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 1 लेकर के आया हूं, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 6 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुके हैं। वहां पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही क्लियरली, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों से मैं ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं और इनफैक्ट अनुरोध कर रहा हूं कि जाकर के वो सारे के सारे लेक्चर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रांग बनाइए। तो आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका लेक्चर 1 है। पहले तो हम लेक्चर में जाने से पहले आप लोगों को पता होगा कि क्या करते हैं कि लेक्चर में सर होने क्या वाला है, इस बात की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो लेट्स सी दैट व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड वी बोथ ऑफ अस क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे लेक्चर का नियम होता है कि आप लोगों को कॉपी और पेन निकाल करके उस लेक्चर के नोट्स भी बनाने होते हैं। क्योंकि अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी मैं यहां से आप लोगों को सिखाऊं उसको आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए, जिससे कि आप एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकें और ये आपको बहुत जगह हेल्प करने वाला होगा। राइट? सो लेट्स सी, these are the target topics which I will be discussing with you। क्या क्या है सर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मोशन इन अ प्लेन, कि मोशन इन अ प्लेन जो है सर ये होता क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, लेकिन मोशन इन अ प्लेन में जाएंगे तो थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट इट इज। उसके बाद आज का सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कुछ डाउट रहते हैं, कुछ कंफ्यूजन रहती हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार एक टॉपिक है, जो कि आपको फिजिक्स के उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करके कि कहां पर मोशन हो रही है, एक्सेलरेशन जी लग रहा है। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आपको पता होगा कि उसमें वर्टिकल मोशन हो रहा था, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में वही जी का मोशन है, लेकिन अब ये वर्टिकल लाइन में नहीं होगा, लेकिन बल्कि के प्लेन में होगा। इसलिए पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मोशन इन अ प्लेन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा व्हाट इज द टाइम ऑफ हाइट, नहीं ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। टाइम ऑफ फ्लाइट ये जानेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही मैक्सिमम हाइट का भी कॉन्सेप्ट आता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, दैट वी विल सी। उसके बाद में रेंज, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल को जब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकते हैं तो उसकी रेंज कैसी रहती है, ये बात भी आपको जानने को मिलेगी। उसके बाद में डेफिनेटली हम सर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो बिना उसके PYQ करे, बिना उसके क्वेश्चंस को करे हम उसको कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम PYQs भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं। कहां से? बिल्कुल 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 इंट्रोडक्शन टू मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या था, अरे जैसा नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई पार्टिकल एक सीधी सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी सीधी लाइन में मूव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सर क्या इसमें एक ही डायमेंशन से या एक ही रेफरेंस पॉइंट से हमारा काम चल जाता था? यस बिल्कुल। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट बना लूं, यहां पर मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा
जब मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करूंगा। लेकिन वेयर एज मोशन इन ए प्लेन, ये जो है मोशन इन ए प्लेन, इसके लिए मुझे पार्टिकल की लोकेशन बताने के लिए एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे को जरूरत पड़ेगी दो लाइंस की, दो एक्सिस की। कौन कौन सी? एक होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस और एक होगी हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x से और वर्टिकल एक्सिस को y से डिनोट करते हैं। लेकिन इस एक्सिस पे आने से पहले मैं आपको जरा रियल लाइफ में बताऊं कि स्ट्रेट लाइन और प्लेन कहां कहां पर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन को सीधा सा आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लो कोई रोप है, कोई रस्सी है, वो बंधी हुई है। किसी रस्सी के ऊपर अगर कोई चीटा या चींटी आगे बढ़ने लग जाए, समझ रहे हो, जैसे कोई रस्सी बांध देते हैं ना हम लोग घरों में, ठीक है, तो उस रस्सी के ऊपर कोई चीटा अगर चलेगा या चींटी उसके ऊपर चल रही होगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन की कहानी होगी, क्योंकि चीटा या चींटी के पास चलने के लिए सिर्फ वो रस्सी ही अवेलेबल है, राइट। लेकिन उसी चीटा या चींटी को आप रूम में छोड़ दो, जो रूम है हमारा, आपने देखा होगा, तो चीटा या चींटी जो भी है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, जहां उनका मन होता है वहां पर वो चलने लग जाते हैं। यस और नो? कभी लेफ्ट कभी राइट, जहां जहां पर खाना या दाने पड़े हुए हैं वो चीटा या चींटी उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मोशन है वो किस में हो रही है? प्लेन में हो रही है। जो आपका रूम है, रूम का जो सरफेस है, उस पर उसका जो सरफेस है वहां पर चीटा या चींटी मोशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। अब वो जो रूम है आपका, उसी में आप अज्यूम करो कि उसकी एक साइड को आप एक्स एक्सिस मान लो और दूसरी साइड को आप वाई एक्सिस मान लो। तो बस वही कहानी यहां पर भी होने वाली है कि यहां पर जब पार्टिकल मोशन कर रहा है, लेट से ये एक चीटा है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है, तो यहां पर तुम देखोगे कि जब पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो उसका एक्स डायमेंशन में भी आगे बढ़ रहा है और वाई डायमेंशन में भी आगे बढ़ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। लेकिन इसमें एक राज की बात भी है। राज की बात पता है क्या है? ये दोनों ही एक्स एंड वाई डायरेक्शंस की जो मोशन है, ये जो मोशन है एक्स एंड वाई डायरेक्शंस की, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बात थोड़ा सा समझने की है कि अगर वो जो मोशन कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, राइट, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। कैसे? अब आप एक बात समझो इसको, कैसे हम कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे मैं ux कहूंगा, इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे मैं uy कहूंगा, राइट। अब वेलोसिटी है तो सर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। अब इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वजह से जो भी पार्टिकल की डायनेमिक्स होने वाली है, जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होने वाली है, जो भी फ्यूचर में लोकेशन होने वाली है, वो इस वाली वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की वजह से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है अगर उसके पास दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी है तो। लेकिन इसमें कॉमन क्या होता है? कॉमन क्या होता है? टाइम। टाइम इज कॉमन। ये तो वैसे इंडिपेंडेंट है, मोशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन टाइम इज कॉमन, क्योंकि टाइम कॉमन रहेगा, टाइम दोनों का सेम होगा। बेसिकली अगर चीटा यहां पर पहुंच गया, कोई ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो जितने टाइम में वो एक्स में यहां पहुंचा उतने टाइम में वो वाई पर यहां पर पहुंचा है। यस और नो? अगर मैं यहां से देखूं तो ये इसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये इसका वाई डायरेक्शन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स का है और ये वाई का है, तो जितने टाइम में उसने एक्स डायरेक्शन में मोशन ट्रेवल किया उतने ही टाइम में उसने वाई डायरेक्शन में किया, तो इससे कहेंगे टाइम रिमेन सेम, टाइम इज कॉमन, वेयर एज द मोशन इज इंडिपेंडेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो हम इस बात को अगर ध्यान में रखें कि ये मोशन इन अ प्लेन जो है, कौन सी मोशन है? एक प्लेन में होने वाली मोशन है, और प्लेन में अगर हो रही है तो दोनों ही डायमेंशंस में इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। टाइम लेकिन सेम रहेगा। इस बात का हम फायदा उठाएंगे, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, तो हम जो है इस मोशन को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक्स डायरेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो एक्स की तरफ काम करेंगे। वाई डायरेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, वो वाई की तरफ काम करेंगे, और टाइम दोनों में कॉमन रहेगा। क्या आप इतनी बात समझ रहे हो? क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि सर मोशन इन अ प्लेन एक सरफेस पे होने वाला मोशन है? ये अगर मैं आपके सामने ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी दो डायमेंशन है, एक तो एक्स और एक वाई।
राइट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं इस पर मूव कराने लग जाऊंगा तो वो भी प्लेन की कहलाएगी, मोशन है ना, प्लेन कहलाएगी। वेयर एज अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा यहाँ पे चलने लग जाएगा, किसी एक ही डायमेंशन में मूव करेगा, तो मोशन है ना स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद हमको मोशन है ना प्लेन को जानना होता है। और इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन है ना प्लेन को बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और उसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो कि क्या हो रहा है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, उसके पास एक्स डायरेक्शन की अपनी अलग वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की अपनी अलग वेलोसिटी है। दोनों डायरेक्शंस में अपना अपना एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वेयर एज हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो मोशन है वो इन दोनों ही डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है पार्टिकल, और टाइम इज कॉमन। This is the basic introduction and the basic knowledge which you must have about the motion in a plane, right? अगर आपने ये बात समझ ली तो अब हम आगे की कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो पहले आप मुझे बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन किया प्लेन में, किस तरीके से होती होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन होती है सर कि किसी भी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल, जो हमारे प्लेन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जो हमारी, वहां पर हम अर्थ के सरफेस पे बेसिकली खड़े हैं। आप डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत देखते हो, ठीक है। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो एकदम से कैच, जब वो क्रिकेटर लेट्स से कोई बैट्समैन है, बैट्समैन हिट करता है ना बॉल को, जब बैट्समैन हिट करता है अपने बैट से, तो देखते हो कि किसी न किसी एंगल पर वो हिट करता है और बॉल इस टाइप से मूव करते हुए 6 लग जाता है, 4 लग जाता है, जो भी होता है, राइट, वो आपने देखा होगा। तो अभी ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल से कोई डायरेक्शन बनाते हुए किसी थीटा एंगल पर, इसको कोई हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, और मूव करते 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 वापस जो है ये इसी पर आके गिर जाता है। इस टाइप की जो मोशन है इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऑफ कोर्स ये जो है ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। हम यहां पर एयर ड्रैग और बाकी के जो अदर फैक्टर्स होंगे उनको इग्नोर करते हैं। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ही आप समझो इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी हम देखेंगे कि कैसे यह मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन इससे पहले समझे तो सही कि सर इसमें हो क्या रहा है। तो अब इसको समझने के लिए जरा आप एक मुझे बात बताओ, पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, राइट। अब इसको एक प्लेन मिल गया ना, वर्टिकल। कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन। देखो आप एक बात हमेशा याद रखो कि आप जब भी फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो चीजों को थोड़ा ना अपने आसपास से एनालाइज करने की कोशिश करो। हमारे पास जिस प्लेन पर आप इस टाइम खड़े होगे, बैठे होगे, जहां पर भी बैठ के लेक्चर देख रहे होगे, वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये है वर्टिकल प्लेन, राइट। वर्टिकल प्लेन में पार्टिकल ने मोशन किया। अब अगर मैं इसको चाहता हूं सिंपल बनाना, तो मैं अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकता हूं, रेफरेंस एक्सिस चूज कर सकता हूं। कैसे? मैंने इस वाली जो हमारा एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, और इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया। ये हमारे पास में एक्सिस हो जाएंगे एक्स, और ये हो गया हमारे पास वाई, राइट। अब इसकी जो वेलोसिटी u है, जिससे हमने थ्रो किया किसी एंगल थीटा पर, क्या मैं उसको क्या कर सकता हूं? उसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इन दोनों ही डायरेक्शंस में। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी u cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में बात करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी u sin थीटा। आई होप कि आपको वेक्टर को कंपोनेंट करना आता है, जिस तरफ थीटा उस तरफ cos, जिस तरफ थीटा नहीं उस तरफ sin। तो ये पार्टिकल बेसिकली x डायरेक्शन में u cos थीटा की इनिशियल वेलोसिटी लेकर के, x डायरेक्शन में u cos थीटा की इनिशियल वेलोसिटी लेकर के चल रहा है, और y डायरेक्शन में ये u sin थीटा की इनिशियल वेलोसिटी लेकर के चल रहा है। अब जरा इनिशियल वेलोसिटी में पता लग गई, क्या हम एक्सेलरेशन पे जरा डिस्कस करें। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे कि अगर मैं एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर दूं तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन इज x डायरेक्शन इज 0। वेयर एज अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन में याद है ना, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए उस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लगता ही लगता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से
मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर समझाई है, उस लेक्चर को आप लोग देख लें इसको देखने से पहले। तो इसके पास वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है सर, वो कितना है माइनस जी। माइनस जी क्यों बोला है ये भी बताया हुआ है कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो, नीचे से ऊपर की तरफ हो, तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्स और वाई को इस हिसाब से चूज कर रखा है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, y डायरेक्शन में u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ g। अब इन पैरामीटर के इन्फ्लुएंस पे ये जो बॉल है वो मोशन कर रही होगी। पाथ इसका ये है, पाथ इसका ये है जो मैंने बताया अभी आपको, और इस टाइप से जाते 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 यहां पर गिरी। तो क्या मैं अब इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ऐसा हुआ क्यों होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए जरा इस पर आइए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है उसकी वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज गोइंग टू बी सेम। अगर सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये u cos थीटा ही रहने वाली है, इसकी लेंथ भी उतनी रहेगी और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। यहां पर भी उतनी ही रहने वाली है, इस डायरेक्शन यहां पर भी उतनी ही रहने वाली है, यहां पर भी उतनी ही, यहां पर भी उतनी ही, और यहां पर भी जब फाइनली गिर जाएगा तो ये जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज़ द एक्सेलरेशन इज 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब आप देखिए यहां पर y कंपोनेंट है, जैसे ही यहां पर आया तो इसको यहां पर y डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है नेगेटिव g। तो ये इसको कम करेगा। आपको पता है कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होने लगती है, राइट। तो यहां पर ये कम हो जाएगा। अब आपने देखा कि मैंने इसको थोड़ा छोटे से बनाया है, यहां पर y का कंपोनेंट बड़ा, यहां पे छोटा y, बिकॉज इस डायरेक्शन में इसको g मिल रहा है और ये जो g है इसको कम करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे खा जाएगा ना। आपको बताया है मैंने कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां पर वो उसको धीरे धीरे कम करता जाता है और उस वेलोसिटी को धीरे धीरे 0 करता है। अब क्या हुआ यहां पर देखें तो और कम कर दिया। क्यों? क्योंकि g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस पे g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और जब इस फाइनल इस पॉइंट पर पहुंचे तो देखा कि यहां पर सर जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है वो 0 हो जाएगी। यहां पर कम होती गई, कम होती गई और यहां पर 0 हो गई। और जो हमारा vx की मैं बात करूं वो तो ux के बराबर ही है। इसी पॉइंट पे जब ये पार्टिकल अपनी इस कंडीशन पर होता है कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, यहीं पर पार्टिकल को बोला जाता है h max, यानी यहां पर इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली है। समझ में आ रही हो बात? क्यों? क्योंकि यहां पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो चुकी है और उसके बाद पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब पार्टिकल ने y डायरेक्शन में चलना बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन x डायरेक्शन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हो आप? x डायरेक्शन में वो अपनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन ने x डायरेक्शन को नहीं टच किया, उसको कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ में। अब जरा अगले पॉइंट की बात करें, यहां पर देखेंगे तो फिर से इस पर जी तो नीचे की तरफ लग ही रहा है ना, जी थोड़ी ना कम हो जाएगा, जी तो हर जगह है, जी तो हर जगह लग रहा है, ठीक है। तो अब ये जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये g क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। पहले किधर थी? ऊपर की तरफ। ऊपर से कम करते 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 0 किया, फिर अब नीचे की तरफ लेके आएगा। तो यहां पर फिर से इसके पास में vy आ जाएगा, डेफिनेटली vy आएगा, vy होगा। यहां पर भी इसके पास में vy होगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और फाइनली जब यहां पर गिरेगा तो इसके पास दोनों ही होंगे, vy भी होगा और हमारे पास में vx भी होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? vx जो होगा वो तो ux के बराबर ही रहेगा, क्योंकि सर उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन 0 है, राइट। तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे? पहले धीरे धीरे कम होती है, 0 हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और वापस पार्टिकल ग्राउंड पे आकर के गिर जाता है। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें हमको 2-3 पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। कौन कौन से? एक तो वही जो मैंने अभी अभी लिख दिया, क्या है सर? h max। ये जानना होता है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। दूसरा, जितना पार्टिकल ने यहां से, जहां से हमने छोड़ा और जहां पर जाकर ये पहुंचा, इस दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे हम रेंज बोलते हैं। तो इसको भी हमें जानना होता है, दैट व्हाट इज द रेंज, राइट। उसके बाद में पार्टिकल को जब यहां से छोड़ा, जब थ्रो किया वेलोसिटी दे करके और वापस जब गिरा, तो ये जितनी देर हवा में रहा उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम तक ये हवा में रहा। तो तीसरी चीज हमें जो जाननी है वो है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट।
ये 3 पैरामीटर में हमारा इंटरेस्ट है। अगर ये 3 पैरामीटर्स आपने जान लिए तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तर्क समझ लिया है, राइट। तो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हमें लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लेना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल मैंने जो अभी बनाया वो सारी बातें दोबारा बतानी पड़ेंगी, और हम जो है एक और प्रोजेक्टाइल इस टाइप से बना रहे हैं, और ये पार्टिकल यहां से चला है, यहां पर पहुंच गया है। ये मेरी वाई डायरेक्शन है, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है। ठीक बात है। अब इसमें कितने टाइम में वो गिरा? तो मान लो यहां पर हमारी टी की वैल्यू 0 हो रही थी और वापस वो यहां पे गिरा, तो टी की वैल्यू कैपिटल टी हो जा रही है। इतने टाइम में गिरा, तो इस कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कोई भी अननोन पैरामीटर कहां से फाइंड आउट किया जाता है? गिवन पैरामीटर से। अब गिवन पैरामीटर्स मेरे पास में क्या क्या है? गिवन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो सर मेरे पास एक तो ux है, एक uy है और एक ay है। ये मेरे को पता है। ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे पता है ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा एंड ay इज माइनस जी। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास वाई डायरेक्शन की मोशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं। किस डायरेक्शन को? किस डायरेक्शन की मोशन को? वाई डायरेक्शन की मोशन को। जब पार्टिकल यहां से चला और वापस यहीं पर गिर गया, तो क्या मुझे बता सकते हो कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सोच के बताओ, जल्दी से बताओ, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कमेंट करके मुझे लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सर वापस यहां से चला और यहीं पर आके गिर गया, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। वाई डायरेक्शन में तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0। क्यों? क्योंकि यहां से चला और यहीं पर ही गिर गया, तो वाई डायरेक्शन में तो कहीं नहीं गया ना, ये एक्स डायरेक्शन में जरूर आगे बढ़ा है। इनिशियल पॉइंट इसका ये है, ध्यान रहे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो वाई डायरेक्शन में तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस वाई इज 0, राइट। डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो मैं वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा? याद होना चाहिए आपको, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0। अब यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है? यू साइन थीटा है। ठीक बात है, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई क्या है? माइनस जी, और उसके बाद में टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं टी की वैल्यू के। आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं। देखिए क्या होगा यहां पे, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं टी, तो यहां पर मेरे पास बचेगा u साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ g और साथ में t दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में एक t है, एक u साइन थीटा माइनस हाफ gt है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो एक तो मेरे को मिला t की वैल्यू 0। बिल्कुल सही बात है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था? उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 था। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो दूसरा मैं लिखूंगा u साइन थीटा माइनस हाफ gt इक्वल्स टू 0, यहां से भी मैं देखूं तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर लेके आ जाऊंगा और 2 से वहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या? g। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आई बात कि पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहा, ये यहां से मुझे पता लग रहा है। मैंने सिंपल इसको वाई डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करके निकाल दिया। बहुत से लोग ऐसा भी करेंगे कि यहां तक जाने का टाइम निकाल लेंगे कि सर यहां से यहां तक पहुंचा, यहां इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की u sin थीटा है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है vy वो 0 हो चुकी है। तो सर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at से वो यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो भी मेथड कर सकते हैं। लेकिन मैं चीजों को सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए आप एक ही शॉट में चीजों को निकालो और उनको विजुअलाइज करना सीखो कि किस तरीके से हम उसे विजुअलाइज करके डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला निकाल दिया। तो देख रहे हैं आप किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? u पर, थीटा और g पर। और जितने भी पैरामीटर्स हमने यहां डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे u, थीटा एंड g इसी में ही निकल के आने वाले हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्या है इसमें, और कोई भी अगर डाउट होगा तो मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक बात है, आगे बढ़े। अब अगला पैरामीटर पर देखते हैं। अगला पैरामीटर क्या है हमारा? अगला पैरामीटर है
मैक्सिमम हाइट। ओके ओके, हमको क्या डिस्कस करना है सर? हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट के ये पार्टिकल, सेम पार्टिकल की बात हो रही है, अब डायग्राम अलग अलग बताना पड़ रहा है थोड़ा सा मुझे। सेम पार्टिकल जो है वो किस हिसाब से जब ऊपर गया है तो उसने मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करी है, दैट इज माई कंसर्न, राइट? कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। तो मैक्सिमम हाइट को पता करने के लिए क्या आप लोगों के माइंड में आ रहा है, क्या चीज निकालनी होगी? देखो जरा, मैं हिंट दे देता हूं, यहां पर भी आपको वाई डायरेक्शन की मोशन को ही कंसीडर करना है। ये एच मैक्स मुझे चाहिए कि ये कितनी वैल्यू है इसकी। अगेन यू है, एंगल मेरा थीटा है, तो एच मैक्स कितना होगा? ठीक है, अब एच मैक्स के लिए भी वाई डायरेक्शन की मोशन पर ही फोकस करेंगे। किस पर? वाई डायरेक्शन की मोशन पे। यहां पर क्या जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा थी, बिल्कुल थी सर, ठीक बात है। और ये पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या एच मैक्स है? बिल्कुल है सर। क्या हमको इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है? बिल्कुल पता है सर। तो जब इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो और डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो, तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? तो वहां पे हम क्या लिखते हैं सर? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन पढ़ा है। तो यहां पर मैं कह दूं vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर ay एंड sy, दैट इज इट, isn't it? मैंने इसको y डायरेक्शन में लगा लिया। अब यहां से पता है मुझे सर vy स्क्वायर, तो vy तो जीरो है, uy इज u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay कितना है? माइनस जी, इंटू sy कितना है मेरे पास में? h मैक्स। यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब देखिए जरा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2g h मैक्स, 2g h max इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या मेरे पास h max की वैल्यू आ रही है, विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ h max। ये आपका क्या आ गया? h max की वैल्यू आ गई। अब इसको आप ना एक और तरीके से देखो, मैंने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कराया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वहां पर भी ये अगर देखोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आई थी, मैं इसको अलग से एक रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूं आपको कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो था उसमें क्या था? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि ये जो h max है ना, ये y डायरेक्शन की स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो है। h max है क्या? y डायरेक्शन की स्टॉपिंग डिस्टेंस है यहां पर, x डायरेक्शन की नहीं, y डायरेक्शन की। तो मैंने बताया था आपको कि ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती हैं। तो y डायरेक्शन की स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं कैसे निकाल दूंगा सर? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। तो ये देखोगे तो y इज u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये भी हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में h max है क्या। h max इज बेसिकली द स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द y डायरेक्शन। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, अब हमने h max फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमने दो पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए, राइट? अब हमको अगले पैरामीटर्स की ओर चलना है। अगला पैरामीटर क्या है हमारा? आपको पता होगा, क्या बताया था अगला पैरामीटर हमने? अगला पैरामीटर है सर रेंज। रेंज को हमें डिस्कस करना है। अब रेंज के लिए आप मुझे एक बात बताओ, रेंज अब तक आपको समझ में आ गया होगा, इतने टाइम में तो समझ में आ गया होगा कि रेंज अगर मुझे डिस्कस करना है तो किस डायरेक्शन की मोशन पर फोकस करना चाहिए, एक्स वाली की वाई वाली? यहां से पार्टिकल यहां गिरा है, राइट? तो किस डायरेक्शन की मोशन को डिस्कस करना चाहिए? ये हमारी y डायरेक्शन है, ये हमारी x डायरेक्शन है। पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा और ये है हमारी रेंज। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर रेंज जो है वो तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। अब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, क्या x डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास वो था क्या? हमारे पास एक्सेलरेशन था? नहीं था। एक्सेलरेशन जब था नहीं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर ये रेंज चाहिए यानी r चाहिए, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी विच इज ux मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन, जितना इसने टाइम लिया। मैंने बताया था ना, टाइम कॉमन रहता है, टाइम इज कॉमन, x में जाएगा y में जाएगा, लेकिन दोनों में एक साथ ही तो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसमें अलग जाएगा उसमें अलग जाएगा, पार्टिकल दो थोड़ी हो जाएंगे, पार्टिकल तो वही है। तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पहले मैंने निकाल लिया, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन उसको मैं यूज करके डायरेक्टली यहां पर निकाल सकता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज। तो देखिए जरा, रेंज क्या हो जाएगा? ux ऑफ कोर्स u cos थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या आया था? 2u sin थीटा
अपॉन जी। ये मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। अब यहां से देखिए रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, और साथ में u आपस में मल्टीप्लाई होकर के u स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई g। तो यहां से रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 sin थीटा cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको आप एक काम करो, इसको आप लिख दो क्या, इसको लिख दो sin 2 थीटा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये मेरे पास में रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसको कुछ इस हिसाब से भी लिखा जाता है कहीं पर, मैं आपको बता दूं दैट रेंज जो होती है इस हिसाब से भी लिखी जाती है। जैसे यहां पर देखोगे तो u sin थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, इस वाले एक्सप्रेशन पर फोकस करो, इस वाले एक्सप्रेशन पर 2 इधर लिया, u स्क्वायर में से एक u लिया sin थीटा, और उसी में से एक लिया u cos थीटा, और नीचे मैंने लगा दिया अपना g। तो ये u sin थीटा और u cos थीटा क्या है, these are basically the initial velocity in x and y direction। तो रेंज मेरे पास यहां से मिल जाएगी 2ux and uy अपॉन g। तो कुछ कुछ जगह पर आपको ये एक्सप्रेशन भी मिलेगा रेंज के लिए, आप दोनों को ही आपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, समझ सकते हो कि बेसिकली ये हमारा रेंज जो है वो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इज दिस। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, हमने रेंज डिस्कस कर ली, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस कर लिया, हमने मैक्सिमम हाइट डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जरा हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या चीजें हमें जाननी चाहिए, राइट। अब है प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, ये भी बड़ा समझने वाली बात है, कई बार आपसे जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेईई मेन में, नीट के अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर, कि अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर थ्रो किया है तो रेंज पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, एक बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होते हैं आपको, जैसे अगर मैं बात करूं अल्फा, तो अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी सेम रख करके, किसी भी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी सेम रख करके अगर आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर थ्रो करोगे तो उसकी रेंज सेम होने वाली है। क्या रेंज सेम होने वाली है, इसको मैं तुम्हें बताता हूं कि जैसे ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, इसको थ्रो किया एट सम एंगल थीटा, किसी थीटा पे हमने थ्रो किया इसको। अब मैंने दूसरा प्रोजेक्टाइल लिया, उसको थ्रो किया कितने पर, 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो आपकी रेंज है, आपने देखा कि दोनों के लिए ही रेंज सेम होगी। यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल, यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल कि भाई साहब जो आपकी रेंज है दैट इज गोइंग टू बी सेम। यही हमारे थीटा के लिए है और यही रेंज हमारे 90 माइनस थीटा के लिए है। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो इस बात को हम आपको प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट याद रहे कि रेंज फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज सेम। तो कैसे, देखो जरा, चलो मैं बात करता हूं अल्फा के लिए। अगर मानो हमने कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है, लेट्स से वो थीटा, जैसे मैंने यहां पर थ्रो किया ना थीटा के लिए, तो थीटा के लिए मैं अगर बात करूं r ऑफ थीटा, what is it is going to be, r theta is going to be, सर रेंज का फॉर्मूला अभी हमने सीखा क्या था, it was u square sin 2 theta upon g, this was the formula for the range। जरा r थीटा है तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। अब जरा हम बात करते हैं किसके लिए, r 90 माइनस थीटा, r 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। r 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, यस और नो। भाई थीटा की जगह 90 माइनस थीटा मैंने रख दिया। अब जरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां से मेरे को अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करूंगा तो u स्क्वायर, अब आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो 2 यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये मेरे पास में तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं ये आ रहा है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
और यही मेरा है आर थीटा के इक्वल। यस और नो? आर थीटा भी तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारा जो रेंज है बेसिकली वो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ये बात आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि रेंज फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज गोइंग टू बी सेम। ठीक बात है? इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए, मैं भी आपको डिस्कस जब हम करेंगे पीवाईक्यूज तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक इस लेक्चर के सारे नोट्स बनाए हैं और इस सारी चीजों को सुना है तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ शानदार और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है? तो शुरू करें। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। देखिए जरा क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले नीट 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया। और अब देखिए कितना, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना है तो बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या पूछा गया है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब एकदम एक्टिव हो जाइए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं लेंगे तब तक कॉन्सेप्ट का मजा नहीं आने वाला है। ठीक है? तो क्या बोला? बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, दिखाई दे रहा है कैसे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री फेंका गया है टू द हॉरिजॉन्टल। जब भी एंगल्स के बारे में बात करें ध्यान देना कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया गया है या वर्टिकल से लिया गया है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल की बात करी है तो उसने दिखाया भी हुआ है, कोई बात नहीं। एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ शोन इन द फिगर द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ऑफ द बॉल विल बी। सर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए। क्या आपको नहीं पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर सर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन की, x डायरेक्शन की रह जाती है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो खत्म हो जाती है। ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिखाया गया है यहां पर उस बॉल के पास सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, जो कि किसके बराबर होगी? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जरा अगर मैं बात करूं आपसे ux, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा, और u कितना है 20, और cos थीटा यानी cos 60, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू cos 60 is 1/2 equals to 10। अब ये वेलोसिटी तो सर चेंज होने वाली नहीं है, x डायरेक्शन वाली तो उतनी ही रहती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ x वेलोसिटी ही होती है। क्यों? जो y वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वो तो जीरो हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का मतलब ही यही है कि उसके y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो खत्म हो चुकी है, y डायरेक्शन में उसका मोशन हो ही नहीं रहा है, तभी तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, वरना हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या था? तो ux is 10 डेफिनेटली, तो उसने कहा है कि कितनी होगी इसकी, तो 10। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से नीट में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से कर रखा है तो इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं, और जो मिलेंगे उस पर आपको थोड़ा ध्यान से अगर आप उसको पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट आपने ठीक किया है तो उसको भी आप ठीक करोगे वहां पर जाने के बाद। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी हमसे 23 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड। ये हमें यू दे रखा है बेसिकली 280 मीटर पर सेकंड, इस पे हमने फायर किया। ओके, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। अबव द हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना करके बुलेट को फायर किया गया है 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ में आ रही है बात? फाइन। अब बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट, इससे कितनी मैक्सिमम हाइट मिलेगी ये आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंचेगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर आपको फॉर्मूला याद है सिंपली बता दो फॉर्मूला, और नहीं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले से बताओ। एच मैक्स क्या होता है? एच मैक्स इज बेसिकली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस u square sin square theta upon 2g. This is basically the expression for the maximum height. अब जरा बता दो उसको कैलकुलेट करके, सीधा सीधा सब कुछ दे रखा है। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 280 का स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इज हमारे पास 30, तो sin 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अच्छा इसमें दे रखा है कि g की वैल्यू 9.8 लेनी है आपको, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ठीक है, जब कुछ नहीं दे रखा हो आप 10 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहा है 9.8 लेने के लिए तो आपको 9.8 ही लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जरा इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 280 इंटू 280, और साइन 30 इज बेसिकली 1/2, तो 1/4 इंटू यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्योंकि स्क्वायर किया ना तो 1/4 हो जाएगा, नीचे 2 है एंड 9.8 है। राइट, अब इसको जरा आप सॉल्व कर लो। कैसे कर सकते हैं हम इसको? यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 70, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 140,
और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 40, और इसको मल्टीप्लाई करें 14 इंटू 7 98 एंड 00 डिवाइडेड बाई 9.8 विच इज कमिंग आउट टू बी 1000, राइट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस। समझ में आ रही है? सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाया है, सीधा सीधा उसने क्वेश्चन पूछा और आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली बात पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 60 degree with the vertical, 60 degree vertical के साथ में उसने एंगल बनाया है। Its speed at the highest point of its trajectory will be, बिल्कुल ये तो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है। देख रहे हो आप कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड बताओ, तो यहां से हमने इसको जो एंगल लिया वर्टिकल से वो कितना लिया, इसने वर्टिकल से लिया है 60 डिग्री का, राइट। तो हॉरिजॉन्टल से कितना लेगी 30 डिग्री का। तो ये ध्यान में कई बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस एंगल को हॉरिजॉन्टल से लेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि एंगल लिया कहां से जा रहा है ये बात भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, और उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। तो यहां पर जो हमारा बॉल है उसको वर्टिकल से 60 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर थ्रो किया गया है। तो बताइए इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट तो यही होता है ना। तो यहां पर तो सर हमारे पास में सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रह जाती है, जो इनिशियली जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वही होती है। तो यहां पर मुझे बताओ कि इसको फेंका कितने गया, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ux क्या हुआ, ux होगा सर 10 cos 30, तो 10 इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो क्या हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड से ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और हाईएस्ट पॉइंट पर तो इसके पास ओनली जो सर्वाइविंग वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन वाली है। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है। बार बार बता रहा हूं इस बात को कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है दैट इज 0। ठीक है, तो 5√3, तो यहां पर देख लीजिए 5√3 किसमें है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस। तो यहां पर भी हमने वही बात का यूज किया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, और है वेलोसिटी तो किस डायरेक्शन की, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 है, इसलिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करो पहले। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ठीक है, सिंपल है, जो अभी तक हमने किया उसी से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या क्या बात बोला है, क्या एक तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स, ये आपस में बराबर हो रही हैं। तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो आप दोनों की जरा फॉर्मूले लिख लो एक बार, आर के और एच मैक्स का। आर का याद है आपको क्या था, आर का रेंज हम कैसे निकालते थे सर, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच मैक्स का क्या फॉर्मूला है, एच मैक्स है सर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एच मैक्स। अब यहां से u स्क्वायर से u स्क्वायर काट दिया, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और यहां से मेरे पास में साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन 2g। देखिए जरा, तो यहां से मैं साइन थीटा से साइन थीटा एक और मार दिया, g से g को मार दिया। अब 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां से मेरे पास में हो जाएगा 4, और cos थीटा भी है यहाँ पर, 4 के साथ साथ क्या है cos थीटा भी है, 4 के साथ साथ और क्या है cos थीटा है सर, cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, sin थीटा। 4 cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, और तो कुछ बचा नहीं है। तो यहां से मैं कह सकता हूं दैट 4 इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज tan इनवर्स 4। समझ में आ रही है बात? तो जो आपसे कहा जाए क्वेश्चन में बस वैसा पढ़ो और उसको फॉलो करो। tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, तो tan इनवर्स 4 इज द ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात कि अगर आपको जो चीज जैसे बताई गई है उसको लिखो। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन को सुनना, समझना और फिर अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करना, फिर फॉर्मूला लगाना, यही एक प्रोसेस होता है, यही एक स्ट्रेटजी होती है। इसी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ध्यान से पढ़िएगा,
स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचा तो इसकी जो स्पीड है वो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड क्या है? u, और मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड कितनी होती है? सर वही जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि उस टाइम पर तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना इसके पास, x डायरेक्शन की, तो स्पीड भी उतनी हो जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्योंकि इसके पास u cos थीटा के बराबर स्पीड होती है, तो मैं कह सकता हूं कि ये हाफ है, u cos थीटा इज बेसिकली हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। ये कहने का मतलब है, बात समझ में आ रही है? देखिए वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यू स्पीड से इस एंगल थीटा पर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि अगर इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू cos थीटा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यू sin थीटा, लेकिन स्पीड तो यू ही है ना। यहां पर कितनी होगी स्पीड? यू cos थीटा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी रही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन की ही वेलोसिटी है, दैट इज द यू cos थीटा। तो यहां से यू कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 ये हो जाएगा। अब cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? आपको पता होगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 कर सकते हैं यहां से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। कितना सिंपल तरीके है, ये भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए कि आपको एक इन डेप्थ नॉलेज है अगर कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये थोड़े बेसिक फॉर्मूले जो हम लोगों ने अभी पढ़े उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक बात है। ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या आ गया? टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री। टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी, देखो मास भी सेम बोला है और वेलोसिटी भी सेम बोली है, ठीक है, आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री को एक को 60 पे थ्रो किया गया, एक को 30 पे थ्रो किया गया, ठीक है, और एक को हमने दिखा देते हैं 60 डिग्री पे थ्रो किया गया। ये 30 पर है और ये 60 पर है। लो मैंने आंसर दे ही दिया आपको। बेसिकली बोथ आर 30 एंड 60 दोनों क्या है? दोनों ही है सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 30 डिग्री भी और 60 डिग्री भी, ये दोनों ही बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक है हमारा 30, एक है 60, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आपको अभी भी बताया मैंने क्या चीज सेम रहती है सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम रहती है, ये बात तो हमको पता है। तो कौन सी देन विच रिमेन सेम? तो टाइम ऑफ लाइट बिल्कुल सेम नहीं रहता, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये सेम होती है, मैक्सिमम हाइट एंड नो, all of them no, so only the range is going to be same. Why? Because both the particles are being thrown on the project on the complementary angle. So जब भी complementary angle पर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाएगा तो वहां पर रेंज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, राइट। तो अब देखते हैं हम बेसिकली, तो ये हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन एंड मोशन इन अ प्लेन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई बिलीव कि आप लोगों को मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और कौन कौन से उसके क्वेश्चंस हैं, ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो। ऐसे ही हम और भी बाकी के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। आप लोगों से बस यही एक मैं निर्देश दूंगा या मैं कहूँगा आपसे कि ये आप फॉलो करें इस बात को कि नोट्स बनाते रहें। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट्स में जरूर बताएं और अपनी पढ़ाई को, अपने एम को पाने के लिए जो भी मेहनत आपके रिक्वायर्ड है और अभी इस टाइम मेहनत करने की आवश्यकता है उसको करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।